सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 पर स्थिर बना हुआ है। ये प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है, जो हमें बताता है कि भारत में भविष्य में कई प्रकार के जनसांख्यिकीय बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही राज्यों के स्तर पर भी कुल प्रजनन दर में एक विभिन्नता बनी हुई है। इसलिए अगर भारत भविष्य में जनसंख्या को लेकर किसी भी प्रकार की नीति अपनाता है तो राज्यों के स्तर पर अलग प्रकार की नीति की आवश्यकता होगी। ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया है, आज इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम बात करेंगे इन न्यूज के प्रोग्राम में। चलिए जानते हैं सबसे पहले पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उस रिपोर्ट का नाम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021। किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी हुई है भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा। और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत की जो कुल प्रजनन दर है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो कितना बना हुआ है? वो 2.0 पर स्थिर बना हुआ है। हमने स्थिर की बात क्यों की? क्यों स्टेबल बना हुआ है? क्योंकि वर्ष 2020 में भी इतना ही बना हुआ था। यानी वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के आंकड़ों में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, जहां तक बात होती है कुल प्रजनन दर की। हालांकि राज्यों के स्तर पर, केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर हमें एक विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इस विभिन्नता पर भी हम विस्तार से नजर डालेंगे। आप यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में ऑल इंडिया स्तर पर वर्ष 2016 में जो कुल प्रजनन दर थी वो कितनी थी? 2.25 या 2.3 थी, और ये घट करके अब कितनी हो गई? 2 हो गई है, यानी 2.0 हो गई है। और इसमें लगातार हमें एक बदलाव देखने को मिलता है। वर्ष 2016 से वर्ष 2017 के दौरान एक बदलाव देखने को मिला। 2017 से 2018 के बीच हमें कम बदलाव देखने को मिला। 2018 से 2020 के बीच हमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। हालांकि 2020 और 2021 में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर कुल प्रजनन दर की बात करें तो वो रिप्लेसमेंट लेवल कितना है? 2.1 है। प्रजनन दर क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से ऊपर बना हुआ है। और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो कुल प्रजनन दर है वो 1.6 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे है। क्या है इसका मतलब? इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम कुल प्रजनन दर के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ले। कुल प्रजनन दर का मतलब क्या होता है? ये एक औसत संख्या को रिप्रेजेंट करती है, एक औसत संख्या को प्रतिबिंबित करती है, जो ये बताती है कि एक महिला अपनी प्रजनन आयु, जो सामान्य तौर से कितनी मानी जाती है प्रजनन आयु? 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की मानी जाती है, कि एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान औसत रूप में कितने बच्चों को जन्म देती है। उसी के आधार पर हम मापते हैं कि कुल प्रजनन दर किसी भी स्थान की, किसी भी देश की कितनी है। इस इस आंकड़े को निकालने के लिए हम उम्र विशिष्ट प्रजनन दरों के आधार पर एक सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। और जब हम उम्र विशिष्ट प्रजनन दर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 15 से लेकर के 19 वर्ष की जो किशोरावस्था में महिलाएं हैं उनकी प्रजनन दर कितनी है। इसके अलावा हम ये भी माप सकते हैं कि 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें प्रजनन दर कितनी है। और फिर इसी प्रकार से हम कई तरह के ग्रुप बनाते हैं, इनका एक औसत निकालते हैं और इसके औसत के आधार पर हम देखते हैं कि 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जो प्रजनन आयु काल में महिलाएं हैं, उनकी कुल प्रजनन दर कितनी है। यानी इसके लिए भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि किसी भी देश की जनसंख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा अगर किसी भी देश की या किसी स्थान की महिलाओं की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजनन दर है, वो 2.1 है। इसलिए इसको स्थानापन्न स्तर माना जाता है, रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से ऊपर का है तो उस देश की जनसंख्या में भविष्य में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और अगर 2.1 से नीचे का कुल प्रजनन दर है तो भविष्य में उस देश की जनसंख्या में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है। और अगर वहां की प्रजनन दर 2.1 है तो वहां पर जनसंख्या भविष्य में स्थिर रहेगी, जितनी आज है भविष्य में भी उतनी ही देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है। देश में प्रजनन की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है भारत में? जैसा कि अभी आपको बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, वो 2.0 है। यानी भविष्य में भारत की जनसंख्या में एक बदलाव देखने को मिल सकता है। और बदलाव कैसा देखने को मिल सकता है? भारत की जनसंख्या में कमी देखने को मिल सकती है। इसमें भी राज्यों के स्तर पर और शहरी स्तर पर एक अंतर है। राज्यों में आपने देखा, वो राज्यों के स्तर पर भी और ग्रामीण और शहरी स्तर पर भी बदलाव है। आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है और शहरी क्षेत्रों में 1.6 है।
तो वहां पर आपने एक अंतर देखा। इसी प्रकार से राज्यों में भी हम अंतर देखेंगे। भारत में जो रिप्लेसमेंट लेवल है, भारत में जो कुल प्रजनन दर है, वो रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे है। अगर हम वर्ष 2009-11 से वर्ष 2019-21 तक के राष्ट्रीय स्तर के और अधिकांश राज्यों के टीएफआर को देखें तो हमें एक निश्चित रूप से एक गिरावट देखने को मिलती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की आबादी में कमी आई है। यानी 1971 में जहां हमारी जनसंख्या का 41.2% किस आयु वर्ग से बनता था, 0 से 14 आयु वर्ग से बनता था, अब ये घट करके वर्ष 2021 में कितना हो गया, 24.8% हो गया है। और वहीं पर जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या कितनी मानी जाती है, 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की आयु की कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है, उसका जनसंख्या में अनुपात बढ़कर के कितना हो गया है, लगभग 66% हो गया है, 66.2% हो गया है। यानी कार्यशील जनसंख्या का अनुपात हमें कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ नजर आता है। और अगर किसी भी समाज में 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसकी संख्या कम हो रही, तो सीधी सी बात है कि भविष्य में उस देश की या उस जगह की संख्या, जनसंख्या में एक गिरावट देखने को मिलेगी। भारत में राज्यों के स्तर पर किस प्रकार की विभिन्नताएं बनी हुई हैं कुल प्रजनन दर को लेकर के, उन विभिन्नताओं को देख लेते हैं। अगर हम उन राज्यों की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा टीएफआर है, कुल प्रजनन दर है, और जो सामान्य जो राष्ट्रीय औसत है उससे ऊपर है, वो कितनी है, आप बिहार में देखेंगे वो सबसे ज्यादा है। बिहार में कुल प्रजनन दर 3.0 है, उत्तर प्रदेश में 2.7, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी 2.6, 2.4, 2.3 और 2.2 बनी हुई है। यानी जो राष्ट्रीय औसत है उससे ऊपर बनी हुई है। सबसे कम टीएफआर कहां का है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का है, कितना है, 1.4 है इस रिपोर्ट के अनुसार। पश्चिम बंगाल का कितना है, 1.4, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का कितना है, 1.5 है, और कर्नाटक और तेलंगाना का कितना है, 1.6 है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो टीएफआर है वो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, और राज्यों के स्तर पर हमें एक विभिन्नता देखने को मिलती है। इस विभिन्नता का, इस विषमता का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक और सामाजिक विकास की जो दरें हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास का जो स्तर है उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। कहीं पर शिक्षा का स्तर ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा बेहतर हैं, रोजगार की स्थिति बेहतर है, महिलाएं ज्यादा कामगार है। तो इस तरह के राज्यों में जहां पर ये सारी स्थितियां हैं, शिक्षा बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर है, रोजगार की स्थिति बेहतर है, महिलाओं की काम में ज्यादा भागीदारी है, वहां पर हमने देखा है कि महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं और टीएफआर में हमें एक कमी देखने को मिलती है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास भी कितना टीएफआर होगा, इस बात का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा स्तर में होने वाला अंतर भी इस चीज को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, जैसा कि अभी आपको बताया, वो भी इस चीज को निर्धारित करती है कि किस राज्य में कितना टीएफआर होगा। दक्षिणी और अन्य विकसित राज्यों में, दक्षिणी राज्य विशेष तौर से आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की स्थिति देखें तो वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बहुत ही बेहतर दशाएं होने के कारण हमने देखा है कि महिलाओं में बच्चा पैदा करने की जो इच्छा है उसमें एक कमी देखने को मिलती है। पारिवारिक संरचनाओं में भी बदलाव हो रहा है, बड़े बड़े परिवारों से लेकर के न्यूक्लियर फैमिली की ओर एक गमन देखने को मिलता है। महिलाएं करियर को अपनी प्राथमिकता देती हैं और इसलिए टीएफआर में वहां एक कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर पूर्वी और उत्तर भारतीय राज्यों की बात करें, जैसे बिहार और यूपी में, वहां पर मानव विकास के अलग अलग स्तरों को, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे स्वास्थ्य का स्तर हो, चाहे जीवन की गुणवत्ता का स्तर हो, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में वहां टीएफआर कम हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य नीतियों को भी अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी के कारण हमें राज्यों में अलग अलग प्रकार के कुल प्रजनन दर की स्थिति देखने को मिलती है। इनसे जुड़ी हुई सभी अगर मिला दिए कि भारत में जनसंख्या को लेकर के या टीएफआर को लेकर के किस प्रकार की चुनौतियां हैं और इनका समाधान किस प्रकार से करना है, तो इस समाधान को जानने से पहले आपको चुनौतियों को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। जहां पर टीएफआर अधिक है वहां जनसंख्या वृद्धि होती है। टीएफआर अधिक होने का मतलब है कि भविष्य में आपको जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे अलग अलग प्रकार के संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य संसाधनों से संबंधित, जो नौकरी की दशा या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। तो भविष्य में इस तरह की समस्याएं बहुगुणित हो जाती हैं और समय के साथ बढ़ जाती हैं। जिन राज्यों में टीएफआर बहुत कम है, जैसे सिक्किम में, वहां जनसंख्या क्या है, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है, कार्यशील जनसंख्या की कमी हो रही है, और वृद्धों की, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर, क्योंकि वो कार्यशील जनसंख्या में शामिल नहीं होते,
लेकिन उन पर संसाधनों, उनकी देखभाल में संसाधनों पर बहुत बड़ा खर्च होता है और इस तरह की नई समस्याएं देखने को मिलती है। कई स्थानों पर लोग बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते, जो सामाजिक संरचना में बदलाव की तरफ इशारा करता है। जीवन शैली में बदलाव हो रहा है, माता पिता अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते। एक प्रकार से माता पिता बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। बच्चों को समय देना पड़ता है, उनकी परवरिश में समय देना पड़ता है, लालन पालन में उनका समय देना पड़ता है। साथ ही ऐसा माना जा रहा है, कई लोगों का ये मानना है कि बच्चों को पालना पोसना अपने आप में एक बहुत ही मानसिक बोझ का काम है। इसके कारण भी आपको एक अंतर देखने को मिलेगा और जनसंख्या से संबंधित ये महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी इंगित करता है। समाधान क्या होगा, आगे की राह क्या हो सकती है? जहां पर उच्च टीएफआर है, जहां पर कुल प्रजनन दर काफी उच्च स्तर पर बना हुआ है, वहां पर महिला शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है, जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि जनसंख्या में एक स्थिरता की स्थिति प्राप्त की जा सके। इसी प्रकार से जहां पर निम्न टीएफआर है, जहां पर कुल प्रजनन दर कम है, वहां पर वृद्ध जनसंख्या की देखभाल बढ़ाने की आवश्यकता है। उनकी साथ ही जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के नीति हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होगी। कामकाजी जनसंख्या को कामकाजी जनसंख्या की जो कमी हुई है उसको दूर करने के लिए भी रणनीतियां विकसित करनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति निर्धारण के लिए व्यापक जनगणना आवश्यक है और आप जानते हैं कि जनगणना वर्ष 2021 से स्थगित है, तो व्यापक जनगणना की भी आवश्यकता है और जनसांख्यिकीय बदलाव पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की जा सकती है, जो भारत सरकार की इच्छा भी है। इस प्रकार के बदलाव के माध्यम से जनसांख्यिकीय स्तर पर जो भी परिवर्तन आने की संभावना है उसकी आकस्मिकता का पहले से अनुमान होगा, पहले से ही रणनीतियां विकसित हो सकती हैं, नीतियां विकसित हो सकती है और हम आने वाली जहां भी समस्या है उसका समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। यही इसका समाधान है। चलिए अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में 2021 में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर दर्ज की गई है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।